क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान लोगों के बीच के रिश्तों को लाल धागों की तरह देख सके तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक कहानी यान की, जिसने अपने इसी अजीब और रहस्यमयी तोहफे की वजह से खोया भी बहुत और पाया भी। धागों का यह रहस्य उसे कहाँ ले जाएगा? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी में। जब से यान पैदा हुई थी, उसके पास एक अनोखी ताकत थी। वो लाल धागे देख सकती थी, जो उन लोगों को जोड़ते थे जिनका आपस में गहरा रिश्ता रहा हो। बचपन में उसे समझ नहीं आता था कि ये धागे क्या मायने रखते हैं, लेकिन वो जानती थी कि केवल वही इन्हें देख सकती है। जैसे जैसे यान बड़ी हुई, उसने समझा कि इन धागों का मतलब क्या है, और उसने इन्हें कागज पर चित्र बनाकर समझाने की कोशिश शुरू कर दी। एक दिन यान की माँ ने उसकी ड्राइंग्स देखी और पता चल गया कि उसके पति का अफेयर उसकी बहन से चल रहा है। गुस्से में आकर उसने पति पर चाकू से हमला कर दिया। पिता की मौत के बाद यान को एहसास हुआ कि उसका यह वरदान असल में अभिशाप है। दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए उसने दुनिया से खुद को अलग कर लिया। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते यान गहरी उदासी में डूब चुकी थी और उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन जितनी बार भी उसने कोशिश की, वो कभी सफल नहीं हुई। धीरे धीरे उसे समझ आया कि न सिर्फ वो धागे देख सकती है, बल्कि वो अमर भी है, क्योंकि यान को अब ये बोझ पूरी जिंदगी उठाना था। उसने ठान लिया कि वह पता लगाएगी कि ये लाल धागे आखिर आते कहाँ से हैं। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। किसने इन्हें बनाया? क्या और लोग भी इन्हें देख सकते हैं? शायद अगर उसे इन सवालों का जवाब मिल जाए तो वो अपने श्राप से मुक्त हो सके। एक दिन यान के दरवाजे पर सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाली एक औरत आई, लेकिन यान ने दरवाज़ा नहीं खोला। बार बार बेल बजाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो उस औरत, जिसका नाम युन था, ने दरवाजे पर फल से भरा एक थैला रख दिया। सालों तक डिब्बाबंद आड़ू खाकर जीने वाली यान ने ताज़े फलों का स्वाद लिया और उसे एहसास हुआ कि खुद को कैद करके उसने जीवन की कितनी खूबसूरत चीज़ों से मुंह मोड़ लिया है। उसी दिन स्कूल की छत पर सीढ़ियां चढ़ती सोन पर लड़कियों का एक गिरोह हमला करता है, लेकिन उसकी मदद करने की बजाय हाई नाम की लड़की ने उसे और लात मारकर गिरा दिया। फिर हाई ने सोन को बाल पकड़कर घसीटा और धमकाया कि अगर उसने प्रिंसिपल को बताया कि उसे परेशान किया जा रहा है तो वो उसे छत से फेंक देगी। इसी बीच सोन का चाचा, जो एक पुलिस अधिकारी, एक केस की जांच कर रहा था। 29 साल की एक महिला अपने कमरे में मृत पाई गई थी। शाम को यान को पता चला कि उसकी पड़ोसी युन उसके लिए फिर से पल छोड़ गई थी। उसी वक्त जब वो युन का छोड़ा हुआ नोट पढ़ रही थी, उसे न्यूज़ से उस केस के बारे में जानकारी मिली। रिपोर्टर ने बताया कि महिला की गर्दन पर चोट के निशान मिले हैं और अपार्टमेंट में जबरन घुसने के सबूत भी हैं। टीवी देखते हुए यान ने एक मोटरसाइकिल सवार को बिल्डिंग के पास आते देखा और गौर किया कि उसके सिर पर सिर्फ एक ही लाल धागा है। कुछ घंटों बाद वही मोटरसाइकिल की आवाज़ फिर सुनाई दी। खिड़की से झांकते हुए यान ने देखा कि वही शख्स युन की बिल्डिंग में घुस रहा है। पड़ोसी की सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर यान ने पुलिस को कॉल किया और ब्रेक इन की रिपोर्ट की, लेकिन जल्द ही उसने पाया कि वह बाइक वाला आदमी असल में युन से जुड़ा हुआ है। दोनों को गले मिलते देखकर यान हैरान रह गई और तुरंत कॉल काट दी। वह पूरी तरह उलझन और सदमे में पड़ गई। अगले दिन लंबे काम के बाद घर लौटते हुए हान ने देखा कि उसकी भतीजी सोन स्कूल नहीं गई। घायल हालत में उसे देखकर जासूस को समझ आया कि उस पर हमला हुआ है, लेकिन सोन ने कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। बालकनी पर खड़े होकर हान ने नोटिस किया कि सामने वाली खिड़की पर गत्ते चिपकाए गए हैं। वह यान का अपार्टमेंट था। जब उसे पता चला कि पिछली रात पुलिस स्टेशन में उसी अपार्टमेंट से कॉल आई थी, तो उसने वहां जाने का फैसला किया और डोरबेल बजाई। झिर्री से देखते हुए यान ने आदमी के सिर पर सैकड़ों लाल धागे देखे। फिर भी उसने दरवाज़ा खोला और अपनी गलती समझाई। इसके बाद वह दरवाज़ा बंद कर लेती है और हान वहां से चला जाता है। उस शाम खाने के दौरान हान को पता चला कि जिस औरत की लाश उसके अपार्टमेंट में मिली थी, उसका एक पूर्व प्रेमी भी उसी बिल्डिंग में रहता है जहां यान रहती है। शक होने पर डोंग ने आधी रात को उस आदमी के अपार्टमेंट में चोरी छिपे घुसने का फैसला किया। टॉर्च की मदद से उसने एक स्टोर रूम खोजा
जो अजीब चीजों से भरा हुआ था। उसी वक्त डोंग ने अपना फोन निकाला और जासूस को कॉल की, लेकिन तभी जंग उस पर लोहे की छड़ से हमला कर देता है। बचने की कोशिश में डोंग पीछे हटता है, लेकिन सिर पर चोट खाकर बेहोश हो जाता है। अपने दोस्त की मुसीबत समझकर हान तुरंत गाड़ी तेजी से चलाकर उस बिल्डिंग की ओर निकल पड़ता है। इस बीच जंग ने पुलिस वाले को बांध दिया और हेलमेट पहनकर सामने वाली बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। उसे देखकर यान को फिर से लगा कि उसकी पड़ोसी खतरे में है। घबराकर उसने रसोई से चाकू उठाया और उसका पीछा करने लगी, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकली उसे पैनिक अटैक हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। दरवाज़ा खोलते ही यून अपने बॉयफ्रेंड को देखकर खुश हुई, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि उसकी नज़रें अजीब हो गई हैं। तभी उसने यून का गला पकड़ लिया। उसी पल बेहोशी से उठी यान सामने आई, लेकिन डर से जमी रह गई और कुछ नहीं कर पाई। अपराधी ने उसके हाथ से चाकू छीनकर यान पर हमला कर दिया। अपनी पड़ोसी को जख्मी देखकर यून ने हिम्मत जुटाकर अपराधी को मारा और यान की मदद करने की कोशिश की, लेकिन जंग ने उस पर फिर से हमला किया। तभी हांग कार पार्क करके यान के अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, क्योंकि उसने दरवाज़ा खुला देखा था। खिड़की से बाहर झांककर उसने बंदूक तानी। जैसे ही अपराधी फिर से यान पर हमला करने वाला था, हान ने ट्रिगर दबा दिया। मरने से ठीक पहले जंग ने अपने सिर पर मौजूद लाल धागा गायब होते देखा और मुस्कराया। कुछ मिनटों बाद एम्बुलेंस आ गई और यून को अस्पताल ले जाया गया। अपने दोस्त को बचाने के बाद हान यान से मिलने गया और उसके धूप के चश्मे लौटा दिए। तभी अचानक सोन वहां आई और जासूस को पता चला कि यान और उसकी भतीजी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सोन ने बताया कि वे दोनों प्राइमरी स्कूल में सहपाठी थे, लेकिन यान की मां ने उसे छोड़ दिया था ठीक उसके पिता की मौत के बाद। किसी की जान बचाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद यान ने लाल धागों को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया और उसने अपनी किस्मत स्वीकार करने का फैसला किया। कुछ घंटों बाद जब सूरज उगने ही वाला था, यान को एक अज्ञात नंबर से मैसेज मिला। उसमें लिखा था कि एक और इंसान है जो वही क्षमता रखता है। अगले दिन जब सोन स्कूल पहुंची, उसने देखा कि हाई ने उसका लॉकर खोलकर वो चिट्ठी निकाल ली थी जो उसे मिली थी। पूरी क्लास के सामने बेइज्जत होकर सोन ने हाई पर हमला किया और चिट्ठी वापस लेने की कोशिश की, लेकिन हाई ने उसे फिर धक्का दिया और मारना शुरू कर दिया। क्लास में घुसते ही टीचर ने दोनों को लड़ते हुए देखा। उसने सोन का पक्ष लिया और उसे जल्दी घर जाने की इजाजत दे दी। घर लौटते समय सोन को उसके सहपाठी छेड़ने लगे। तभी पास खड़ी एक लड़की जिसका नाम ही वोन था ने उसका साथ दिया और उसे अपने घर आमंत्रित किया। ही वोन की माँ पहले तो बहुत दयालु लगी, लेकिन बाद में सोन को अजीब महसूस होने लगा। कुछ देर बाद ही वोन उसे बाहर छोड़ने निकली। रास्ते में सोन को उसकी कलाई पर लाल धागा दिखाई दिया। घर पहुंचकर सोन ने अपनी आंटी यान से इसके बारे में बात की। यान ने समझाया कि इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जल्द ही मरने वाला है। उसी शाम यान को अपने फोन पर एक और मैसेज मिला। इस बार लिखा था कि जिस आदमी की हत्या हुई थी उसकी असली प्रेमिका अभी जिंदा है और खतरे में है। यह जानकर यान तुरंत हान से मिली और उसे सब कुछ बताया। समझ आया कि जिस अपराधी को उसने मारा था उसकी असली प्रेमिका अब खतरे में है। दोनों ने मिलकर उस औरत को ढूंढने का प्लान बनाया। उसी समय सोन को फिर से ही वोन मिली। वह लड़की उसके साथ काफी दोस्ताना व्यवहार करने लगी, लेकिन सोन की नज़र उसकी कलाई पर मौजूद लाल धागे पर बार बार जाती रही। स्कूल के बाद ही वोन ने सोन को अपने साथ चलने के लिए मनाया। सोन ने धीरे से पूछा कि क्या उसे कभी अजीब आवाजें या साये दिखाई देते हैं। हियवोन चौंक गई और ज्यादा कुछ नहीं बोली। इसी बीच यान और हान ने उस औरत को खोज निकाला जो अपराधी की असली प्रेमिका थी, लेकिन वह औरत डरी हुई थी और किसी पर भरोसा नहीं कर रही थी। कुछ देर की बातचीत के बाद अचानक यान ने उसके सिर के ऊपर दर्जनों लाल धागे देखे। उसने तुरंत समझ लिया कि औरत की जान बहुत बड़े खतरे में है। हान ने उस औरत को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनका साथ देने से मना कर दिया। उसने कहा कि पुलिस पर भी उसे भरोसा नहीं है। यान ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर तभी अचानक कमरे की लाइट्स झपकी और बाहर से अजीब आवाज सुनाई दी। डर के मारे वह औरत भागकर बाथरूम में छिप गई। उसी वक्त यान ने खिड़की से देखा
कि कोई अजनबी काले कपड़ों में इमारत के पास घूम रहा है। उसके सिर पर लाल धागों का गुच्छा था। हान ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और सीढ़ियों की ओर दौड़ा, लेकिन जब तक वह नीचे पहुंचा वह आदमी गायब हो चुका था। इधर सोन येवोन के साथ उसके घर पहुंची। वहां उसने देखा कि दीवारों पर अजीब तस्वीरें और वे हैं। अचानक सोन को महसूस हुआ कि यह जगह सामान्य नहीं है। येवोन की मां ने मुस्कुराते हुए कहा कि सोन बहुत खास है, क्योंकि वह उन चीज़ों को देख सकती है जिन्हें और लोग नहीं देख पाते। येवोन की मां ने सोन को बैठाकर अजीब बातें करना शुरू किया। उसने कहा कि लाल धागे कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान है। सोन घबरा गई और जाने की कोशिश की, लेकिन येवोन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी समय सोन को उसकी कलाई पर लाल धागा और गहरा होता दिखा। उधर हान और यान उस औरत के अपार्टमेंट से बाहर निकले। दोनों इस रहस्य को लेकर उलझन में थे कि अपराधी की मौत के बाद भी लाल धागों से जुड़ी घटनाएं क्यों हो रही हैं। हान ने कहा कि शायद इसके पीछे कोई और भी है, एक दूसरा इंसान जिसके पास वही ताकत है। यान ने चुपचाप सिर हिलाया, क्योंकि उसने पहले ही ऐसा मैसेज पाया था। रात गहराते ही सोन खुद को उस घर में फंसा हुआ महसूस करने लगी। येवोन की मां ने मोमबत्तियां जलाईं और एक अजीब अनुष्ठान शुरू किया। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में येवोन की मां ने सोन से कहा कि उसकी शक्ति व्यर्थ जा रही है। अगर वह चाहे तो उन धागों का इस्तेमाल करके अपनी किस्मत और दूसरों की जिंदगी बदल सकती है। सोन ने डरते हुए कहा कि वह यह सब नहीं चाहती। तभी येवोन की मां का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, तो फिर तुम्हें चुप रहना होगा, हमेशा के लिए। सोन ने छूटने की कोशिश की और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उसी वक्त उसे महसूस हुआ कि दीवारों पर बनी तस्वीरें जैसे हिल रही हैं और आंखें उसकी तरफ देख रही हैं। उधर हान और यान कार में बैठे इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि अगला कदम क्या होना चाहिए। तभी हान के फोन पर कॉल आई। वह डोंग था, होश में आ चुका था और बोला कि उसने उस रात अपराधी के घर में कुछ बहुत महत्वपूर्ण देखा था। लेकिन लाइन कट गई और कॉल अचानक बंद हो गई। हान और यान तुरंत डोंग के अपार्टमेंट की ओर निकल पड़े। जब वे पहुंचे तो दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि कमरा बिखरा पड़ा है, जैसे किसी ने वहां संघर्ष किया हो। फर्श पर खून के निशान थे, लेकिन डोंग कहीं ना। यान ने महसूस किया कि कमरे की दीवार पर लाल धागों के पैटर्न बने हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें उकेरा हो। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसी समय सोन ही वोन की मां से बचने की कोशिश कर रही थी। वह खिड़की की ओर भागी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। हेवोन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ खिड़की से आती हल्की रोशनी थी। सोन ने उस मौके का फायदा उठाया और दरवाज़ा खोलकर भाग गई। सड़क पर आते ही उसने तुरंत यान को फ़ोन मिलाया। उसकी कांपती आवाज़ सुनकर यान समझ गई कि मामला और भी खतरनाक है जितना उसने सोचा था। यान ने सोन की बात सुनते ही हान को सब कुछ बताया। बिना समय गवाए दोनों सोन के घर की ओर निकल पड़े। जब वे पहुंचे तो देखा कि दरवाज़ा टूटा हुआ है। अंदर जाने पर माहौल डरावना था। चारों तरफ टूटी चीज़ें और बिखरे कपड़े पड़े थे। सोन कांप रही थी और रोते रोते यान से लिपट गई। उसने बताया कि हेवोन और उसकी माँ किसी तरह के अजीब रस्मों में शामिल है और उन्होंने उसे चुप कराने की कोशिश की थी। हान ने तुरंत उसे शांत कराया और पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन निकाला नेटवर्क अचानक गायब हो गया। यान ने महसूस किया कि कमरे में एक औरत छिपी हुई है। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि पर्दे के पीछे से लाल धागे की एक लकीर हिल रही है। यान धीरे धीरे पर्दे की ओर बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह पीछे हटना नहीं चाहती थी। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, हेवोन की माँ वहां खड़ी थी। उसकी आंखें पागलों जैसी थीं और हाथ में एक लंबा चाकू था। वह अचानक यान पर झपटी, लेकिन हान ने तुरंत अपनी बंदूक निकालकर उसे रोक लिया। रुको, एक कदम और बढ़ाया तो गोली चला दूंगा, उसने चिल्लाकर कहा। महिला ठिठक गई और अजीब सी मुस्कान दी। तुम लोग समझते नहीं हो, ये लाल धागे भगवान का वरदान है। जो भी इन्हें देख लेता है उसे या तो नियंत्रित करना होगा या खत्म कर देना होगा। उसकी बातें सुनकर यान और भी डर गई,
लेकिन साथ ही उसे लगा कि उसके सवालों का जवाब इसी औरत के पास है। हान ने धीरे धीरे अपना रुख बदलते हुए यान की तरफ देखा और इशारा किया कि वह पीछे हट जाए, लेकिन यान ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे सच जानना है। हे वॉन की मां की आंखें चमक उठी। तो तुम भी देख सकती हो धागे? बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। यह सुनकर यान चौंक गई। तुम्हारा बेटा? कौन? महिला ने हंसते हुए जवाब दिया। जुंग। उस नाम को सुनते ही यान के पैरों तले जमीन खिसक गई। जुंग वही अपराधी था जिसने युन पर हमला किया था और जिसे हान ने अपनी आंखों के सामने मारा था। महिला की आवाज भारी हो गई। उसने गलती की, पर असली ताकत अब भी मौजूद है। ये धागे किसी संयोग से नहीं बने, इन्हें किसी ने बनाया है और तुम अगली कड़ी हो। महिला के शब्द सुनकर यान स्तब्ध रह गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। किसने बनाए ये धागे? उसने कांपती आवाज में पूछा। महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सोचती हो कि ये तुम्हारा श्राप है, लेकिन असल में यह एक योजना का हिस्सा है। कोई ऐसा है जो इन धागों को बुनता है और हमारी किस्मत तय करता है। हान ने उसकी बात काट दी। बस बहुत हुआ, तुम हमें और उलझाने की कोशिश कर रही हो। चाकू नीचे रखो और हमारे साथ चलो। लेकिन तभी अचानक कमरे की बत्तियां झपकने लगीं और माहौल और भी डरावना हो गया। महिला जोर से हंसी और बोली, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक लोगे? ये धागे कभी झूठ नहीं बोलते। उसने अचानक चाकू हवा में घुमाया और खिड़की की तरफ भागी। हान ने गोली चलाई, लेकिन वह खिड़की से कूदकर अंधेरे में गायब हो गई। महिला के भाग जाने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। यान ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। सोन अब भी कांप रही थी। हान ने उसे अपनी जैकेट ओढ़ाई और कहा, अब तुम सुरक्षित हो, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। यान चुपचाप जमीन पर बैठ गई। उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, अगर ये धागे किसी ने बनाए हैं तो आखिर कौन है वो? उसने दीवार पर बने लाल धागों के पैटर्न को फिर से देखा। उन्हें देखते ही उसे एहसास हुआ कि ये किसी नक्शे की तरह है, मानो कोई उन धागों से रिश्तों और हादसों का मानचित्र बना रहा हो। हान ने यान की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे लगता है हम एक बहुत बड़े खेल में फंस चुके हैं। यान ने सिर झुकाकर हामी भरी, और इस खेल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सच को ढूंढना। अगली सुबह हान ने सोन को स्कूल छोड़ने का फैसला किया ताकि वह सामान्य जिंदगी जी सके। लेकिन जब वे गेट पर पहुंचे तो सबकी नजरें सोन पर टिकी थीं। क्लासरूम में हाय और उसकी गैंग ने फिर से सोन को परेशान करना शुरू कर दिया। तुम हमेशा मुसीबत में क्यों रहती हो? शायद इसलिए क्योंकि तुम बदकिस्मत हो, हाय ने व्यंग्य से कहा। सोन गुस्से से उठ खड़ी हुई और उस पर चिल्लाई। तभी अचानक यान क्लासरूम में दाखिल हुई। बस करो, उसने तेज आवाज में कहा। सभी छात्रा छात्राएं चौंक कर यान को देखने लगे। यान ने सीधे हाय की आंखों में देखा और बोली, अगर तुमने सोन को फिर तंग किया तो तुम्हें मुझसे निपटना होगा। कमरा कुछ पल के लिए पूरी तरह खामोश हो गया। हाय ने होंठ भींचे और अपने दोस्तों को पीछे हटने का इशारा किया। उस दिन लंच ब्रेक पर सोन और यान स्कूल की छत पर बैठे थे। सोन अब भी परेशान थी। तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी चाहिए थी, उसने कहा। क्यों? यान ने पूछा। सोन ने धीमी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि अब वे मुझे और भी बुरी तरह से सताएंगे। यान ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर हम डरकर चुप रहेंगे तो वे कभी नहीं रुकेंगे। कभी कभी सच बोलना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। सोन ने सिर झुकाकर हामी भरी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी अचानक हाय और उसकी गैंग छत पर आ पहुंचे। ओह, तो यहां छिपी हो, हाय ने व्यंग्य से कहा। उसने सोन को पकड़ लिया और रेलिंग की तरफ धकेल दिया। अगर तुमने प्रिंसिपल को बताया कि हम तुम्हें तंग करते हैं तो यहीं से नीचे गिरा दूंगी। यान तुरंत आगे बढ़ी और चीखी, रुको। हाय ने सोन को रेलिंग के और भी करीब धकेल दिया। सोन डर से चिल्लाई, कृपया मत करो। यान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक वही लाल धागे दिखाई देने लगे जो सोन और हाय के बीच खींचे हुए थे। धागे कांप रहे थे, जैसे किसी पल टूट जाएंगे। यान ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुमने उसे धक्का दिया तो ये धागे तुम्हें भी निगल लेंगे। हाय हंस पड़ी। धागे? तुम पागल हो क्या? लेकिन उसी वक्त रेलिंग के पास हवा तेज बहने लगी और वह खुद नीचे गिरने ही वाली थी
कि यान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हाई की आंखों में डर भर गया। छोड़ दो, क्यों बचा रही हो मुझे? यान ने दांत भींचते हुए कहा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें गिरने दूंगी तो मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊंगी। सोन को रेलिंग के और भी करीब धकेल दिया। सोन डर से चिल्लाई, कृपया मत करो। यान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक वही लाल धागे दिखाई देने लगे जो सोन और हाई के बीच खिंचे हुए थे। धागे कांप रहे थे, जैसे किसी पल टूट जाएंगे। यान ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुमने उसे धक्का दिया तो ये धागे तुम्हें भी निगल लेंगे। हाई हंस पड़ी। धागे? तुम पागल हो क्या? लेकिन उसी वक्त रेलिंग के पास हवा तेज बहने लगी। हाई का पैर फिसला और वह खुद नीचे गिरने ही वाली थी कि यान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हाई की आंखों में डर भर गया। छोड़ दो, क्यों बचा रही हो मुझे? यान ने दांत बींचते हुए कहा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें गिरने। उस शाम यान स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में उसकी नज़र हर तरफ उन्हीं लाल धागों पर जा रही थी। कभी दो अजनबी लोगों के बीच, कभी किसी परिवार के बीच, हर जगह धागे फैले हुए थे। अचानक उसने देखा कि एक धागा उसके हाथ से निकलकर सीधा हान की ओर जा रहा है। वह ठिठक गई। क्या हमारी किस्मत भी पहले से बंधी हुई है? उसने मन ही मन सोचा। घर पहुंचते ही हान ने उसे गंभीर नजरों से देखा। मुझे लगता है कि ये धागे सिर्फ लोगों के बीच रिश्ता नहीं दिखाते, ये आने वाले हादसों की भी निशानी है। यान चौंक गई। तो क्या हम इन हादसों को रोक सकते हैं? हान ने धीमी आवाज में कहा, अगर हम सच का स्रोत ढूंढ लें तो शायद। अगली सुबह हान और यान उन धागों की जांच करने के लिए शहर के पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां की तंग गलियां और जर्जर इमारतें अजीब सा माहौल बना रही थीं। यान को अचानक एक पुराना घर दिखाई दिया जिसकी दीवारों पर लाल धागों का जाल फैला हुआ था। हान, ये देखो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हान ने दीवार को ध्यान से देखा और बोला, ये वही पैटर्न है जो हमें उस महिला के घर में मिला था। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। वे दोनों अंदर दाखिल हुए। भीतर अंधेरा और धूल ही धूल थी, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी एक बड़ी लकड़ी की दीवार पर पिन से टंगे हुए सैकड़ों लाल धागे। हर धागा किसी तस्वीर या नाम से जुड़ा हुआ था। यान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये तो मौत का नक्शा है, उसने कांपती आवाज में कहा। यान धीरे धीरे उस दीवार के पास गई। उसने देखा कि कुछ तस्वीरें पहले से जली और पटी हुई थीं, मानो जिनकी मौत हो चुकी हो, उनके धागे मिटा दिए गए हों। अचानक उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर सोन की थी। यान चीख उठी, हान, ये देखो। हान तुरंत भागकर उसके पास आया। तस्वीर के साथ जुड़ा लाल धागा अब भी चमक रहा था, लेकिन उसका सिरा धुंधला पड़ रहा था। इसका मतलब, हान ने गंभीर आवाज में कहा, सोन अब भी खतरे में है, और जो धागा मिटने लगता है वो मौत के और करीब होता है। यान के हाथ कांपने लगे। तो हमें उसे बचाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हान ने तुरंत अपना फोन निकाला और सोन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन लाइन बार बार कट रही थी। सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? उसने गुस्से से कहा। यान ने दीवार पर लगे धागों को ध्यान से देखा। अचानक उसने पाया कि सोन के धागे से जुड़ा एक और धागा किसी अजनबी की तस्वीर तक जा रहा है। हान, ये कौन है? उसने डरते हुए पूछा। हान ने तस्वीर उतारी। उसमें एक आदमी था जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके नीचे नाम लिखा था, कांग म्योंग सू। यान को तुरंत याद आया, मैंने इसे पुलिस की रिपोर्ट में देखा था। ये वही है जो बच्चों की तस्करी के मामले में फरार हुआ था। हान की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब सोन का धागा अब इस शख्स से जुड़ा है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यान की आवाज कांप रही थी, अगर हमने देर की तो सोन हमेशा के लिए खो जाएगी। हान तुरंत अपनी कार की चाबी उठाता है। हमें अभी निकलना होगा। यान उसकी तरफ देखती है, लेकिन डर से जमी रह जाती है। अगर वो आदमी सच में सोन के पीछे है तो? हान ने गहरी सांस ली। तो हम दोनों उसे बचाएंगे, यही सच है। कार सड़क पर तेजी से भाग रही थी। शहर की लाइट्स पीछे छूटती जा रही थीं। यान ने खिड़की से बाहर देखते हुए बुदबुदाया, कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइनों की वजह से मैं किसी को बचा पाऊंगी। हान ने उसकी तरफ देखा। कभी कभी जो हमें बोझ लगता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। रात गहरी हो चुकी थी। हान और यान
एक पुरानी बिल्डिंग के सामने रुके। यही पता है, हान ने धीरे से कहा। बिल्डिंग के बाहर अंधेरा पसरा हुआ था, खिड़कियां टूटी हुई और सीढ़ियों से सराद की गंध आ रही थी। यान कांपते हुए बोली, सोन, सच में यहां हो सकती है? हान ने अपनी बंदूक संभाली और सिर हिलाया। अगर धागा यहीं दिखा रहा है तो हां। वे दोनों धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। हॉल की दीवारों पर अलीब निशान बने थे और हर कमरे से चरमराहट की आवाज आ रही थी। अचानक यान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा, लाल धागा सीढ़ियों की ओर खींच रहा था। हान, ये ऊपर जा रहा है। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर लकड़ी चरमराती, मानो टूट जाएगी। यान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा एक कमरा, जिसकी दरवाजे पर लाल धागा कसकर लिपटा हुआ था। यान ने धीरे से कहा, यही है, सोन इसी कमरे में है। हान ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, लेकिन वहां अंदर से बंद था। उसने इशारे से यान को पीछे हटने को कहा और पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा देख दोनों सन्न रह गए। सोन कुर्सी से बंधी हुई थी, उसके होठों पर कपड़ा बंधा था, उसकी आंखों में आंसू थे और धागा सीधा उसकी गर्दन से एक और छाया जैसी आकृति की तरफ जा रहा था। अचानक अंधेरे से एक आदमी बाहर निकला, कांग म्योंगसू। कांग म्योंगसू की आंखों में अजीब सी चमक थी। वह मुस्कुराया और बोला, तो आखिरकार तुम पहुंच ही गए डिटेक्टिव, और ये वो लड़की है जो धागे देख सकती है। यान का शरीर कांप गया। तुम मुझे कैसे जानते हो? कांग ने धीमी हंसी छोड़ी। तुम सोचती हो कि ये शक्ति सिर्फ तुम्हारे पास है? नहीं, ये धागे हम सबके लिए बनाए गए हैं। तुम तो बस एक मोहरा हो। हान ने बंदूक उसकी तरफ तानी। सोन को छोड़ दो। लेकिन कांग बिल्कुल शांत था। उसने अपनी जेब से एक पुरानी चश्मे की जोड़ी निकाली और आंखों पर पहन ली। जैसे ही उसने पहना, उसके चारों ओर लाल धागों का जाल फैल गया। अब तुम भी देख सकते हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। ये दुनिया धागों से बंधी है और जो इन्हें देख ले वही असली मालिक है। हान ने बंदूक मजबूती से पकड़ी, लेकिन उसके माथे पर पसीना झलक रहा था। तुम जो भी हो, ये खेल यहीं खत्म होगा। कांग धीरे धीरे सोन के पीछे जाकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। जरा भी आगे बढ़े तो ये लड़की सांस नहीं ले पाएगी। यान चीख उठी, नहीं, उसे मत छुओ। कांग की नजरें यान पर टिक गईं। जानती हो, तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। लाल धागों को देख पाना, अमर रहना, ये वरदान नहीं, एक कुर्बानी है। यान की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने अपनी पूरी जिंदगी को अभिशाप समझा, लेकिन तुम कह रहे हो कि ये किसी ने जानबूझकर दिया है? कांग ने सिर हिलाया। हाँ, और अब समय आ गया है कि तुम समझो इन धागों के पीछे कौन है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। सिर्फ सोन की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। हान ने अपनी नजरें कांग पर गड़ाए रखीं। ये सब बेकार की बातें हैं। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। कांग ने हल्की मुस्कान दी। गिरफ्तार? तुम सोचते हो कि इंसानी कानून मेरा कुछ कर सकता है? फिर उसने अपनी उंगली से एक धागा छुआ। उसी पल यान ने देखा, वो धागा टूटते ही उस इमारत की बिजली चली। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ धागों की लाल चमक चारों तरफ फैल गई थी। यान कांपते हुए बोली, तुम धागों को नियंत्रित कर सकते हो? कांग की आवाज अंधेरे में गूंज उठी। हाँ, और अगर तुम सच जानना चाहती हो तो मेरे साथ चलना होगा। यान का दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो सोन का क्या होगा? कांग ने धीरे से सोन के बाल पकड़कर उसका सिर ऊपर उठाया। इसका धागा अब मेरे नियंत्रण में है। अगर तुम मना कर दोगी तो ये लड़की आज रात जिंदा नहीं रहेगी। हान गरज उठा, बस तुम उससे दूर रहो। उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगली हिली, अचानक लाल धागा उसकी बंदूक से लिपट गया। यान ने डर से देखा, धागे ने ट्रिगर को जाम कर दिया था। कांग हंसा, देखा, ये ताकत इंसानी हथियारों से कहीं ऊपर है। यान ने आंखें बंद कर ली। वो जानती थी अगर उसने अभी फैसला नहीं लिया तो सोन हमेशा के लिए चली जाएगी। यान कांपते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन पहले सोन को छोड़ दो। कांग ने सिर हिलाया, अभी नहीं, पहले तुम्हें साबित करना होगा कि उसने अपनी जेब से एक छोटी चाकू जैसी चमकती हुई वस्तु निकाली। इससे उस धागे को काटो जो तुम्हें बांधे हुए है, तभी तुम मेरे बराबर आओगी। यान ने अपने चारों ओर देखा। लाखों लाल धागे उसके शरीर से बंधे थे, जो उसे हर दिशा में खींच रहे थे। उसने कभी हिम्मत करके उन्हें छूने की कोशिश भी नहीं की थी। हान चिल्लाया,
नहीं यान, ये मत करना। लेकिन यान धीरे धीरे आगे बढ़ी, चाकू उठाया और एक धागे को छू लिया। जैसे ही धागा टूटा, उसके कानों में अजीब सी चीखें गूंजने लगी। यान ने अपने कानों को पकड़ा। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आवाजें उसके दिमाग में घुस रही हों। हर आवाज कोई पुरानी याद, कोई भूली हुई चीख थी। कांग की मुस्कान चौड़ी हो गई। हाँ, वही सुन रही हो ना? ये वो आत्माएं हैं जो धागों से बंधी हुई थी। यान जमीन पर गिर पड़ी। ये सब मेरे अंदर क्यों है? कांग ने जवाब दिया, क्योंकि तुम चुनी हुई हो। तुम्हारे बिना ये सब आवाजें कभी आजाद नहीं हो सकती। सोन ने रोते हुए कहा, यान, मत सुनो इसे, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन यान का शरीर कांप रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने धागे और गहरे लाल हो गए हैं, जैसे उनमें खून बह रहा हो। यान ने अपने कानों को पकड़ा। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आवाजें उसके दिमाग में घुस रही हो। हर आवाज कोई पुरानी याद, कोई भूली हुई चीख थी। कांग की मुस्कान चौड़ी हो गई। हाँ, वही सुन रही हो ना? ये वो आत्माएं हैं जो धागों से बंधी हुई थीं। यान जमीन पर गिर पड़ी। ये सब मेरे अंदर क्यों है? कांग ने जवाब दिया, क्योंकि तुम चुनी हुई हो। तुम्हारे बिना ये सब आवाजें कभी आजाद नहीं हो सकती। सोन ने रोते हुए कहा, यान, मत सुनो इसे, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन यान का शरीर कांप रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने धागे और गहरे लाल हो गए हैं, जैसे उनमें खून बह रहा हो। यान की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर यही एक रास्ता है तो ठीक है। उसने अपने चारों ओर घूमते धागों पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। सोन ने डरते हुए कहा, यान, नहीं। लेकिन यान अब किसी और रूप में थी। उसके चारों ओर धागे टूटने और फिर से जुड़ने लगे। वो एक ऐसे तूफान की तरह थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। कांग की मुस्कान पहली बार फीकी पड़ गई। तो आखिरकार तुमने शुरुआत कर ही दी। कमरा कांपने लगा। दीवारों पर दरारें पड़ गईं और छत से धूल गिरने लगी। यान के चारों ओर धागों का एक भयंकर चक्रवात बन गया था। हान हवा में बंधा हुआ संघर्ष कर रहा था। यान, खुद पर काबू रखो। लेकिन यान की आंखों में सिर्फ आग थी। वो अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। कांग ने धीरे धीरे पीछे हटते हुए कहा, यही तो चाहिए था, तुम्हारी असली ताकत। अब देखो इन धागों का असली चेहरा। सोन कांपते हुए दीवार से चिपक गई। ये क्या हो रहा है? कांग ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया, ये वही है जिसे मैं सालों से जगाने की कोशिश कर रहा था। यान की चीख गूंजी। उसके चारों ओर धागे अब चमकने लगे, जैसे उनमें आग लगी हो। वो बोली, ये धागे, ये सब मेरे अंदर क्यों हैं? कांग हंसा, क्योंकि तुम ही द कनेक्टर हो। तुम वो दरवाजा हो जिससे ये दुनिया धागों से बंधी है। हान ने दांत भींचे। यान, उसकी बातों में मत आओ। तुम कोई दरवाजा नहीं हो, तुम इंसान हो। यान की आंखों में आंसू चमक उठे। लेकिन अगर ये सच है तो मेरी पूरी जिंदगी बस एक छलावा थी। कांग ने हाथ ऊपर उठाया। धागे उसके इशारे पर सांपों की तरह फिसलने लगे। आओ यान, मेरे साथ चलो, हम मिलकर इस दुनिया को फिर से लिखेंगे। यान ने कांपते हुए सोन की तरफ देखा, फिर हान की तरफ। दोनों के चेहरों पर सिर्फ डर और उम्मीद का मिला जुला भाव था। यान ने गहरी सांस ली। उसके चारों ओर घूमते धागे अचानक शांत हो गए, जैसे उसकी इच्छा का इंतजार कर रहे हो। कांग ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। हाँ, यही पल है, मेरे साथ चलो। लेकिन तभी सोन चिल्लाई, यान, याद करो हम दोनों का वादा। तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। यान का दिल कांप गया। उसने धीरे धीरे कांग की ओर बढ़ाया हुआ हाथ पीछे खींच लिया। कांग की आंखों में गुस्सा भर गया। मूर्ख लड़की। कांग ने धागों को झटके से हिलाया। सैकड़ों लाल रेखाएं तीरों की तरह यान और सोन की ओर दौड़ीं। हान ने पूरा जोर लगाकर बंधन तोड़ दिया और उनके सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज गूंजी, अगर किसी को मरना है तो पहले मुझे मारो। धागे उसकी ओर लपके, लेकिन यान ने हाथ फैलाया। अचानक सभी धागे हवा में रुक गए। उसकी आंखें अब और तेज लाल चमक रही थी। बस, ये धागे अब मुझे नहीं बांधेंगे। कमरा पूरी तरह स्थिर हो गया। धागे हवा में तैर रहे थे, मानो समय थम गया हो। कांग ने अविश्वास से कहा, यह असंभव है, कोई भी मेरे धागों को रोक नहीं सकता। यान ने धीमी आवाज में कहा, मैं अब सिर्फ देखने वाली नहीं हूं,
मैं इन्हें बदल सकती हूँ। उसने हाथ घुमाया और धागे अचानक दिशा बदलकर कांग की तरफ लपक गए। कांग ने बचने की कोशिश की, लेकिन धागों ने उसे चारों ओर से बांध लिया। सोन ने आश्चर्य से फुसफुसाया, उसने उसे कैद कर लिया। कांग संघर्ष करता रहा, लेकिन धागे और कसते गए। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। तुम नहीं जानती इन्हें रोकने का अंजाम क्या होगा। यान की आंखों में आंसू चमकने लगे। मैं जानती हूं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये अंत हो। उसने दोनों हाथ फैलाए और जोर से खींचा। धागे चमक उठे और कांग की चीख पूरे भवन में गूंज गई। फिर सन्नाटा। जब सन्नाटा छाया, सारे लाल धागे हवा में धीरे धीरे खुलने लगे। जिन चेहरों से वे जुड़े थे, उनकी आंखों में अचानक राहत दिखाई दी। कांग जमीन पर गिर पड़ा। उसके चारों ओर से धागे गायब हो चुके थे। वह कमजोर मुस्कान के साथ बोला, आखिरकार मैं आजाद हो गया। और फिर उसने आखिरी सांस ली। यान जमीन पर बैठ गई, कांपते। कुछ दिनों बाद सोन स्कूल लौटी। लोग अब भी उसे घूरते थे, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। वह जानती थी कि यान उसके साथ है। यान ने भी पहली बार अपने कमरे की खिड़कियों से कार्डबोर्ड हटा दिए। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसने महसूस किया कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। उसी शाम उसके फोन पर एक अनजान मैसेज आया। मैं भी लाल धागे देख सकता हूं, तुम अकेली नहीं हो। यान का दिल जोर से धड़कने लगा। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी।